हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सिंह एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, विद्युत अपघटनी चालकत्व। ये टॉपिक कंसेप्चुअल है। हम लोग आज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आने वाले टॉपिक में यूज होगा। हम बोले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग जानेंगे आज। ऐसे कंडक्टेंस दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व के बारे में, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विद्युत अपघटनी चालकत्व के बारे में होता क्या है और इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। एक बार हम आपसे कह दें कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हिंदी में वीडियो होना चाहिए, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए जब हम बोल रहे हो जिस टॉपिक को, उसको ध्यान से सुनिएगा, चाहे हिंदी वाला हो या इंग्लिश वाला हो, और फिर वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा तो दोनों बात समझ में आ जाएगा, चाहे वो हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो। और वीडियो को स्किप करके अगर देखने का कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ बात जो है, कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मिस कर जाएगा और फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करेंगे, गौर से सुनेंगे, समझेंगे, और अगर जब नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोले दो तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हो या आयनिक भी बोल सकते हो, दो तरह का है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को समझते हैं। हम जब बोल रहे हो उस पर गौर कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं। जाहिर है कि सारा बात हम बोर्ड पे लिख नहीं सकते हैं, सारा स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखेंगे वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको पढ़ने में समझने में अभी को प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करते हैं वीडियो को छोटा छोटा रखें और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी चालकत्व दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हैं। एक है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टेंस तो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। करंट कैरियर जो होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या आयन होंगे। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोला गया उसको। किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है? मेटल्स में। इसको मेटालिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। तो लिखे द कंडक्टिविटी ड्यू टू या द कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटालिक कंडक्टेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण जो चालकत्व है, चालकता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक चालकता या चालकत्व कहा गया। देखो किसमें हुआ? मेटल में, तो इसको हम मेटालिक के कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, धात्विक चालकत्व भी बोल सकते हैं। वही लिख दिए। इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं किसी मेटल में तो उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, देखते हैं। पहला फैक्टर अब जानेंगे हम कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हम लोग जान रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो इसको कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। फर्स्ट है नेचर। जो तुम मटेरियल लिए हो कहीं पर भी, किसी भी फेनोमेनन के लिए पहला जिम्मेवार कौन होता है? नेचर। तो जो मेटल हम ले रहे हैं उसके नेचर पे, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने में सक्षम है या नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा नेचर क्या है उसका। दूसरा फैक्टर है, वही लिखे यहां पर, धातु का प्रकृति एवं संरचना पहला। दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, प्रति परमाणु में वैलेंस मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलो समझते हैं मेटल का, थोड़ा सा यहां देख ही लेते हैं हम लोग। मेटल के स्ट्रक्चर को आप लोग जानते होंगे। मेटल यूजुअली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कोई मेटल है, सपोज ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, एन इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एन पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये जो कटायन है मेटल का, ये मेटल का कटायन, मान लो इस पर दो पॉजिटिव चार्ज है, जो दो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। फिर दूसरे मेटल के कटायन से दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, फिर दूसरे मेटल के कटायन से दो इलेक्ट्रॉन लूज होगा इस तरह से। तो देख रहे हो, चलो यहां पे गौर करो,
मेटल के कटायन के चारों इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है दो मेटल के बीच या इस मेटल के बीच, या और भी लिखना चाहो तो और हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के कटायन के बीच लटका हुआ है, देख रहे होगे। इलेक्ट्रॉन पे गौर करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां है, देखो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है, तो मेटल कटायन के बीच है। वो दो मेटल कटायनों के बीच इस तरह से वो मूव करते रहता है, ऐसे ऐसे फ्रीली, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है फ्री है, अब ये करंट को कैरी कर सकता है। तो अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहा होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराया होगा, 2 रहा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा, 3 कराएगा। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक किसी का होगा, किसी का 2, किसी का 3। इससे क्या फर्क पड़ता है, तो अगर मान लो किसी मेटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये मेटल प्लेट है, इसके ये 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराया इस तरह का, जो लटका हुआ है, फ्रीली सस्पेंडेड है, जो कटायन के बीच इस तरह से लटक रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन, हर मेटल एटम 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा रहा है, उपलब्ध कराया है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इस मेटल के इस एंड से लेकर के इस एंड तक के फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इधर कुछ इधर मूव कर रहा होगा, कुछ इधर जाना चाहेगा, कुछ इधर। अब यहां कंफ्यूजन होगा, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मतलब अब इलेक्ट्रॉन उतना फ्रीली जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा, कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे समझते हैं, काम करने वाला को, एक आदमी को तुम काम दे दिए, मान लो राम को तुम काम दिए कि ये काम करके लाना है, ठीक है। तो राम जाएगा, वो काम करके लाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि एक जगह राम, श्याम और घनश्याम है, बोला कि ये काम करना है। अब तीनों कंफ्यूजन में होगा, सोचेगा राम कर देगा, वो सोचेगा नहीं श्याम कर देगा, वो सोचेगा घनश्याम कर देगा, वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तब करंट एक एंड से दूसरे एंड तक के जो है स्मूथली मूव फ्लो नहीं हो पाता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला का कंडक्टेंस 2 वाले से ज्यादा होगा, 3 वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद है थर्ड हमारा टेम्परेचर। अब क्या होगा, टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तो होता क्या है, ये मेटल कटायन को हम लोग बोलते हैं, ये मेटल कटायन को कर्नल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस कर्नल के बीच मूव कर रहा होता है, लटक रहा होता है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है वो फ्रीली। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि मेटल कटायंस में कंपन आ जाता है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब जब वाइब्रेशन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था फ्रीली, उसमें वो क्या करेगा, रुकावट करेगा। ये सब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके उसको क्या करेगा, रुकावट करेगा, अब फ्रीली मूव नहीं हो पाएगा। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो लिख दिए हैं, कंडक्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। मतलब मेटालिक कंडक्टेंस जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है, वो ताप बढ़ाने से घट जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व में ताप में वृद्धि के साथ कमी आ जाती है। क्यों कमी आ गई? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कर्नल्स हैं, मेटल कटायंस हैं, उनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। वो वाइब्रेशन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसमें क्या करेगा, वो रुकावट करेगा, वो ज्यादा टक्कर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, तो कंडक्टेंस में कमी आ जाएगा। ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक है। सेकंड है हमारा आयनिक कंडक्टेंस। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आयन कौन अवेलेबल करा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट, जो विद्युत अपघट्य है, जो आयन में डिसोसिएट हो सकता है, वो विद्युत अपघट्य है, और वही आयन अवेलेबल कराएगा। मतलब हम इसको या तो आयनिक कंडक्टेंस बोलेंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलेंगे। आयनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हो इसको, आयनिक चालकत्व या विद्युत अपघटनिक चालकत्व बोल सकते हैं। तो क्या बोलोगे इसके बारे में? कहेंगे द कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस। मतलब आयन के कारण जो चालकत्व है उसे आयनिक चालकत्व कहा जाएगा। इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन है? तो बोले किसी भी फेनोमेनन के लिए पहला जिम्मेवार होता है नेचर। तो यहां पर भी होगा फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य का प्रकृति। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हो, इसका क्या मतलब? तो पढ़े हो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, एक या तो स्ट्रॉन्ग होगा वो, या दूसरा वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग तुम बोल रहे हो, इसका मतलब वो कंप्लीटली आयनाइज होने वाला है, वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। जब आयन ज्यादा होंगे, करंट को कैरी करने वाला ज्यादा अवेलेबल होगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। वही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो कुछ आयन ही अवेलेबल करा पाता है, स्लाइटली डिसोसिएट होता है, आंशिक रूप से विघटित होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो उसका कंडक्टेंस कम होगा।
ये पहला फैक्टर था, समझ गए होंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड कैसे किया, अगर स्ट्रांग है तो ज्यादा आयन अवेलेबल कराएगा वो सॉल्यूशन, इसका मतलब कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हो तो कम ही आयन उपलब्ध कराएगा, क्योंकि पार्शियली डिसोसिएट होता है, आंशिक रूप से विघटित होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो जाहिर है कंडक्टेंस उसका, चालकत्व उसका कम जाएगा। सेकंड है साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन, इसको भी समझा जाए। अब आयंस हैं, देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है ये सॉलिड में होता है, हम लोग सॉल्यूशन के बारे में अब जाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ गए हैं, तो दोनों के बिहेवियर में थोड़ा फर्क है। यहाँ आयन जो है वो जितने, आयंस का मतलब समझ रहे हो, आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, वो आसानी से इधर उधर मूव कर सकता है। आयन, उसके आयन का साइज, छोटा छोटा भी आयन लोगे तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा साइज का होगा वो, तो इसका साइज बड़ा है, तो अब इसके मूवमेंट पर हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि साइज बड़ा होने से मूवमेंट कम हो जाता है। तो अगर साइज, आयन का साइज छोटा है तो वो ऐसे ऐसे आसानी से मूव कर सकता है, मतलब कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच से आसानी से वो निकल सकता है, मूव कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयन का साइज छोटा है, मूवमेंट ज्यादा होगा, मोबिलिटी ज्यादा होगा, उसका गतिशीलता उसमें ज्यादा होगी छोटे आयन में, तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिख दिए हैं स्मॉलर द साइज ऑफ आयंस ग्रेटर विल बी कंडक्टेंस, आयन का आकार छोटा होने पर चालकत्व तो अधिक होगा, लिखा हुआ है। थर्ड है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, जो सॉल्वेंट लिए हो, जिस सॉल्वेंट में तुम इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कराए हो, उसके नेचर पर, उसके विस्कोसिटी पर, श्यानता पर डिपेंड भी करता है कंडक्टेंस। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है मतलब कि वो ऐसा समझे गाढ़ा ज्यादा है, तुम्हारा सॉल्वेंट गाढ़ा ज्यादा है मतलब कि उसका मूवमेंट कम है, तब अब उस, जब विस्कोसिटी ज्यादा होगा, विस्कोसिटी का मतलब ही होता है वो मूवमेंट का अपोज करने वाला। अब इससे आयन जब तुम पास कराओगे तो जाहिर है कि अपोज ज्यादा करेगा, तो आयन को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, मतलब आयन अब फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा आयन का मोबिलिटी उतना ही कम होता जाएगा, मतलब कंडक्टेंस में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, लिख दिए हैं ग्रेटर द विस्कोसिटी, ग्रेटर विस्कोसिटी, ऐसे कर दे, ग्रेटर विस्कोसिटी लोअर कंडक्टेंस, मतलब श्यानता अधिक है तो चालकत्व कम होगा, या अधिक श्यानता चालकत्व को घटा देता है, जैसा बोल लिखना चाहो। फोर्थ है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब जो तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हो उसमें आयंस का कंसंट्रेशन कैसा है। अगर कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब है कि कम आयन उपलब्ध है, उसमें कम आयन है तो करंट को कैरी करने वाला कम, तो कंडक्टेंस कम। कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, इट मींस नंबर ऑफ आयंस इनटू वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो ज्यादा आयन है तो करंट को ज्यादा कैरी करेगा, तो इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ाओगे, सॉरी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। विद्युत अपघटन विलयन का सांद्रण में वृद्धि के साथ आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे चालकत्व में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और पांचवा है टेम्परेचर, ताप। यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखे थे कि इसमें जो कर्नल था मेटल का टाइम, उसमें वाइब्रेशन शुरू होता है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में अपोज करता है। यहां पर क्या होता है, सॉल्यूशन है, लिक्विड है, यहां सॉलिड वाला बात नहीं है। यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन आयनिक वाले में, वो लिक्विड स्टेट वाला किस है। तो इसमें जब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो इसमें आयंस का मोबिलिटी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि पहले से उसका मीडियम लिक्विड है और आयन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो जाहिर है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ गया, तो ज्यादा तेजी में गति करेगा, मतलब उसका कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसका कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, लिखा हुआ है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टेंस। लेकिन इसमें क्या हो गया था, घट गया था। ये दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का और आयनिक कंडक्टेंस का। हमको इस चैप्टर में इस ऐसे कंडक्टेंस के बारे में ही पढ़ना है। एक चीज और जान लें कि इसमें जब करंट पास करा रहे थे तो इसके कंपोजिशन में, इसके संघटन में कोई चेंज नहीं हुआ था। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक वाले में। लेकिन आयनिक वाले में जब तुम इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो आयन में टूट गया, आयन में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, या हो सकता है कि अगर तुम डीसी पास करा रहे होगे इलेक्ट्रोलाइसिस टेक करेगा, कोई नया सब्सटेंस भी बन सकता है। मतलब इसमें कंपोजिशन में चेंज आ सकता है, संघटन में परिवर्तन आ सकता है। इसमें संघटन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये दो बात था, हम लोग अभी देख लिए। एक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, दूसरा है आयनिक कंडक्टेंस। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में जानेंगे।
आप लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानकारी होगा भी। हमारा फर्स्ट टर्म है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध किसी मटेरियल का वो नेचर है जो उससे फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है। मतलब द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसको R से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है ओम, ओमेगा साइन से डिनोट करते हैं, जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर अभी। रेसिस्टेंस का डेफिनेशन लिखते हैं, R से डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट, इसको इसके यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल है रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन है? तो जाहिर बात है, हम बोले थे किसी भी फेनोमेनन के लिए पहला जिम्मेवार होता है नेचर। तो बोलोगे नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल तुम ले रहे हो, किसका रेसिस्टेंस जानना चाह रहे हो, उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। उसको हम लोग नहीं लिखे यहाँ पर, इंफॉर्मेशन दी बता दी। दूसरा है यहाँ पर टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे। कंडक्टेंस सॉलिड का, अगर सॉलिड के रेसिस्टेंस के बारे में तुम जानना चाह रहे हो तो उसका कंडक्टेंस पीछे पढ़े थे कि सॉलिड का कंडक्टेंस घट जाता है, इट मींस रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टेंस है क्या? द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। न होगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे अभी, ठीक है। तो जाहिर है कि सॉलिड है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो एट गिवन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करता है किसी मटेरियल का, कोई गिवन मटेरियल है उसका कंडक्टेंस, उसका रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? गिवन टेम्परेचर पे। तो कहें दो फैक्टर, एक लेंथ और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यूजुअली लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। सब इसके बारे में एक बार पीछे क्लास में पढ़ चुके होंगे। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद किसको बोलते हैं? जैसे ये पेन है ना, ये पेन का जो ये सामने वाला हिस्सा जो दिख रहा है सर्कुलर, इसी को अनुप्रस्थ परिच्छेद बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्यादा, मतलब ये मोटा है तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा। यही अगर चलो इसको देख ले थोड़ा सा हम लोग, ये देखते हैं दोनों में किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। ये जो लीड है इसका ये देखो, ये छोटा सा है तो इसका एरिया कम होगा। इस सर्किल का जो सामने से दिख रहा होगा इसका एरिया ज्यादा होगा, मतलब ये मोटा वाला का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, पतला वाला का एरिया क्रॉस सेक्शन कम। तो चलिए हम लोग देखें कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों रिलेशन को हम एक साथ अगर लिखते हैं तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन एट गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग लिए हैं रो, इसको रो बोलते हैं। रो से हम डिनोट करते हैं किसको? कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। होता क्या है? तो रेसिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोल सकते हो। रो को यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेंगे आप लोग। तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला आ गया हमारा एक। अब रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे? तो R इंटू ए बाई एल आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, मीटर से कट जाएगा तो बच गया ओम मीटर। मतलब कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर हो गया, प्रतिरोधकता का मात्रक। अब इसी में हम लोग थोड़ा एक कंडीशन को अप्लाई कर दिए इस इक्वेशन से, इस पे ये वाले इक्वेशन से हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि यदि लेंथ जो है वो यूनिट हो और एरिया भी यूनिट हो तब क्या होगा? तो 1 है मतलब R इंटू 1/1 मतलब R बोलोगे, रो इज इक्वल टू R। इसका मतलब रेसिस्टिविटी जो है हमारा वो रेसिस्टेंस के बराबर होगा। कब? जब उसका लेंथ यूनिट हो और एरिया क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो। तो वही हम लोग लिखे हैं, hence the resistance of a conductor having unit length and unit area cross section is called resistivity। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध जिसका लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उसके प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। एक बार फिर से डिफाइन करते हैं हिंदी वाले। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध उसका प्रतिरोधकता कहलाता है या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ओके, इंग्लिश वाले की लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक चीज जान लें, रेसिस्टेंस जो है किसी मटेरियल का, मान लो एक मटेरियल है, इसका रेसिस्टेंस वेरी करेगा। इसको खींच के लंबा कर देंगे, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर इसको ऐसे मोड़ करके और मोटा कर देंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर अ गिवन मटेरियल रेसिस्टिविटी इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस वेरी कर सकता है। ओके,
तो ये हमारा था रेसिस्टेंस रिलेटेड टर्म। कुछ और टर्म है हम लोग फटाफट इसी में जोड़ देते हैं। चलो इसको हम अभी डील करने वाले हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। कंडक्टेंस को जी बोलते हैं, जी कंडक्टेंस जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस है क्या? इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, तो इसको क्या बोलेंगे? पर ओम, या इसी को सीमन बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। मतलब कि कंडक्टेंस ये क्या हो गया? कंडक्टेंस चालकत्व। कंडक्टेंस क्या बोलते हैं इसको? चालकत्व। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, ऐसे दिखा लेंगे। और एक और टर्म आता है कंडक्टिविटी, के से डिनोट करते हैं। ये क्या है? द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। ये जो भी पढ़े हम लोग, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये क्या है हमारा? कंडक्टिविटी। आप लोग चाहें तो डेफिनेशन एक एक लाइन का नोट कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो ओम मीटर है रेसिस्टिविटी का, तो क्या बोलोगे? पर ओम पर मीटर, या इसको क्या बोल सकते हो? सीमन पर मीटर, या हो सकता है सीमन पर सेंटीमीटर। ये यूनिट होगा इसका। ओके, फिर से बोल दें, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। हिंदी वाला, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ये नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को मिटाते हैं। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। बार बार करते हैं कि जब नोट कर रहा हूं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। टॉपिक आप स्किप मत करेंगे, टॉपिक स्किप कीजिएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कुछ बात समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक टर्म पे, सेल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का सेल कांस्टेंट। अब हम सॉल्यूशन बोले हैं, तो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है? हम किसी सॉल्यूशन का अगर हमको सेल कांस्टेंट मेजर करना होगा तो थोड़ा परेशानी होता है। हम सॉल्यूशन के सेल कांस्टेंट को मेजर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग सेल कांस्टेंट को डिफाइन करने वाले हैं, द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। तो होता यह है कि जब कंडीशन चेंज करेगा तो लेंथ और एरिया में वेरिएशन आने लगता है। तो लेंथ और एरिया हम परफेक्ट मेजर नहीं कर पाते हैं, जिससे सेल कांस्टेंट हम मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, देखेंगे अभी। तो आ जाते हैं, अभी हम लोग बोले सेल कांस्टेंट है क्या? सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, यहां लिख देते हैं, सेल कांस्टेंट को जी स्टार से डिनोट करते हैं। ये है क्या? तो सेल कांस्टेंट इज, ये देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है एल, लेंथ। और ये जो सॉल्यूशन है इसका ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन हुआ, ये सॉल्यूशन का यही एरिया क्रॉस सेक्शन हुआ। करंट तो इसी एरिया से होकर पास करेगा, तो इसको हम एरिया क्रॉस सेक्शन ए बोल दिए। तो होता क्या है? तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस एल, और ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये जो तुम लिए हो कंटेनर, इसी का एरिया क्रॉस सेक्शन हम सॉल्यूशन का एरिया क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ये हो जाएगा ए। चलिए, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1/मीटर मतलब पर मीटर, या सेंटीमीटर में अगर कहीं दिया हो तो लिख सकते हो पर सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा सेल कांस्टेंट है। परेशानी ये है कि सेल कांस्टेंट को हम इस फार्मूला से अगर हम चाहें कि एक्सपेरिमेंट करके मेजर कर लें तो मुश्किल होता है। मुश्किल क्या क्या है कि जब कंडीशन बदलेगा, देखो यहां पर एक चीज समझो, ये जो तुम बर्तन लिए हो, ये स्पेस कुछ खाली रह जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पेस बढ़ जाएगा, और साथ में लेंथ भी बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो वेरिएशन होता है लेंथ में, एरिया क्रॉस सेक्शन में, जिससे हम सेल कांस्टेंट मेजर नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन में। तब क्या करें हम? तो अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, उस फार्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। इसको हम मिटा देते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, यहां से लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, देन इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए को क्या लिख सकते हो? जी स्टार। ओके, अब जी स्टार इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? तो लिख लोगे R बाई रो। ओके, अब क्या कर सकते हो? तो ऐसे इसको कर ले अलग, 1/रो इंटू आर, या ऐसे कर ले थोड़ा, R इंटू 1/रो। बात एक ही है। तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? अभी जस्ट पढ़े हो, 1/रो को क्या बोलते हो? कंडक्टिविटी, आर के,
रेसिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। इस तरह से हम जी स्टार मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में भी यूज करते हैं। शेयर कांस्टेंट के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग समझ में गए होंगे। बार बार बोलते हैं कि आप जब हम बोल रहे हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सारे स्टेटमेंट को बोर्ड पे लिख पाना, तो जब हम बोल रहे हो तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी वाला अपना हिंदी समझेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश समझेगा, फिर आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि पीछे वाला वीडियो आप लोग स्टडी कर लिए होंगे। जल्द ही हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पहुंचने वाले हैं, और तब इस चैप्टर के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। पीछे वाले बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पूछा गया है पीछे वो, या डिफरेंट कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी सॉल्यूशन कुछ करेंगे हम लोग टॉपिक वाइज। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करेंगे इसका मतलब है कि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर आपको इससे फायदा हो रहा हो तो लाइक अवश्य कीजिए।